हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की वीडियो में हम वर्णमाला को सीखने वाले हैं। वर्णमाला की एक वीडियो हमारी पहले अपलोड हो चुकी है चैनल पे, जिसमें हमने वर्णमाला को समझा है, लिपि को समझी है और साथ ही वर्णमाला के अंतर्गत जो एक भेद हमारे थे स्वर, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा समझा है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी नोट डाउन किया है। आज हमारी दूसरी वीडियो है, इसमें हम सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो हमारे व्यंजन हैं उनका वर्गीकरण, उनके बारे में हम पढ़ने वाले समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल एक दिखेगा, जिसमें यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में बताए गए कुल 53 वर्ड हैं। ठीक है, पहले 52 थे, अब 53 हो गए। ठीक है, स्वर होते हैं एक भेद, दूसरा भेद होता है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। ये हमारी अगली वीडियो है व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको स्पर्श व्यंजन देखने को मिलेंगे 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4 मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको संयुक्त व्यंजन भी 4 मिलेंगे और 2 लुंठित वर्ण भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की यहाँ पे। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 शब्द होते हैं, 5 वर्ड होते हैं। ठीक है, सॉरी 5 वर्ड होते हैं। पहला वर्ग को हम क वर्ग, दूसरे को च वर्ग, तीसरे को ट, चौथे को त और पांचवें को प वर्ग बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। तो इस तरह आपको मिला के 5 10 15 20 और टोटल 25 वर्ड यहाँ से स्पर्श व्यंजन से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो क वर्ड होता है, क वर्ग, इसको हम बोलते हैं कंठस्थ या कंठ वर्ड। क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। च वाले को तालु या तालव्य बोलते हैं। ट वाले को मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं। त वाले को दंत या दंती बोलते हैं इनको। ठीक है, दंत बोलते हैं। प वाले को ओष्ठ बोलते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। क वर्ग को कंठस्थ बोलते हैं। च वर्ग को तालव्य या तालु बोलते हैं। ट वर्ग को मूर्धन्य या मूर्धा बोलते हैं। त वर्ग को दंत बोलते हैं और प वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको बात याद रखनी है। सीधा क्वेश्चन क्या बनता है, सीधा कोई वर्ड उठा लेगा और बोलेगा ये किस प्रकार का वर्ण है। ऑप्शन देगा कंठस्थ, तालव्य, दंत, ओष्ठ। इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा, आपको लगाना रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पूछ दिया जो किस प्रकार का वर्ण है, तो क्या होगा? तालव्य है। क कैसा है? कंठस्थ है। ध क्या है? दंत है। प क्या है? ओष्ठ है। तो इस तरह से सवाल बनता है। ठीक है, अच्छा, अगली पॉइंट क्या है कि जो सभी जो ये वर्ग हैं, वर्ग का जो 5वां कॉलम होता है, इसको देखिए, इसको हम पंक्ति बोलते हैं। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं आते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श व्यंजन का जो 5वां कॉलम होता है, इन्हें बोलते हैं अनुनासिक, पंचमाक्षर या नासिक वर्ण। सीधा क्वेश्चन बनता है कि पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, या सीधा ये वर्ण दे देगा और पूछेगा कि किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अनुनासिक, पंचमाक्षर या नासिक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। पंचमाक्षर इनको बोलते हैं। ठीक है, इंगर्णम इन्हें बोला जाता है, शॉर्टकट में इंगर्णम बोलते हैं। ये पंचमाक्षर के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है अंतस्थ व्यंजन। ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। इनकी संख्या 4 होती हैं। कौन कौन होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। ध्यान देंगे कि य और व, पहला अंतस्थ व्यंजन का पहला और लास्ट वाला य और व, इनको बोलते हैं अर्धस्वर। य और व को अर्धस्वर बोलते हैं। र को लुंठित बोलते हैं या प्रकम्पित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? र को लुंठित या प्रकम्पित बोलते हैं और ल को पार्श्विक बोलते हैं। तो यहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है, पार्श्विक बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है कि बच्चे क्या करते, गलती कर देते हैं, ल से लुंठित और ल से लट्टू। ठीक है, ल को लुंठित मार देते हैं ऑप्शन में, और वहाँ पे गलती हो जाती है। तो आपको याद कर रखना है कि अपोजिट यहाँ पे याद रखना है कि लुंठित कौन होता है? र होता है। लुंठित ल से होता है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? र के अंतर्गत है।
र लुंठित और ल पार्श्विक याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होना है र लुंठित और ल पार्श्विक। ठीक है, अगला है हमारा प्रकार उष्म व्यंजन। ये 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? स और ह। ये जो बड़ा वाला शरीफा वाला स होता है ये होता है तालव्य। जो शरीफा वाला स होता है ये तालव्य होता है। ये पेट फटा वाला स होता है ये मूर्धन्य होता है। पेट फटा वाला क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ये छोटा वाला स सरौता वाला स क्या होता है? दंत होता है। और ह हमारा क्या होता है? कंठ हो जाता है। याद रखेंगे कि बड़ा वाला शलजम वाला या सरौता वाला ये क्या होता है? तालव्य होता है। पेट फटा वाला स मूर्धन्य, ये सरौता वाला है। ठीक है, ये दंत और ये ह क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्पर्श, अंतस्थ और उसमें कंप्लीट हुए। अब आते हैं स्पर्श व्यंजन देखते हैं। अब पूरी वर्णमाला का जो सार है यहाँ पे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि सवाल हमारा यहीं से फंसे। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि सवाल हमारा यहीं से फंसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ इसे नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन के कालम है। मैंने आपको ऊपर समझाया था क वर्ग, च वर्ग, ट और प वर्ग। ये पंचमाक्षर हो गए। चतुर्थ कालम, थर्ड कालम, फोर्थ और फर्स्ट कालम। ठीक है, यहाँ पे हमने नोट किया। अब आपको कैसे याद रखना है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हमारे वर्णमाला में सघोष, सघोष और महाप्राण और अल्पप्राण। तो ये हमारे पॉइंट बनते हैं और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे और इस चार्ट के माध्यम से याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, अघोष सघोष में आपको पहले याद रखना है क्या? अघोष, क्योंकि देखिए अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष में आपको याद रखना है पहले। देखिए सब देखने में छोटे ये लग रहे हैं, ये बड़े लग रहे हैं। महाप्राण, अल्पप्राण सब देखने में बड़े लग रहे हैं, ये छोटे लग रहे हैं। तो पहले आप याद रखेंगे अघोष सघोष को। ठीक है, अघोष सघोष में भी किसको याद रखेंगे? पहले कौन आता है? अ आता है कि स आता है? तो आप कहेंगे अ आता है, तो पहले आप अघोष याद रखिए। क्या याद रखिए? अघोष याद रखिए। अघोष में आपको याद क्या रखना है? सिर्फ पहला और दूसरा कालम, यानी ये कालम और ये कालम। किस में याद रखना है? अघोष में पहला और दूसरा कालम। साथ में जो उस व्यंजन के अंतर्गत तीनों स आते हैं इनको याद रखिए। ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। कौन कौन? पहला कालम, दूसरा कालम और तीनों स अघोष होते हैं। शेष सभी व्यंजन कह कि उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी व्यंजन, यानी इनको पहले दूसरे कालम को छोड़ दो, तीनों स को छोड़ दो, तो अन्य सभी व्यंजन तथा सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ अघोष याद रखना है कि पहला दूसरा कालम और तीनों स अघोष होते हैं। बाकी जो वर्णमाला के सभी वर्ड क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। दूसरा क्या है कि अल्प प्राण महाप्राण में आपको क्या याद रखनी है? ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण में आपको महाप्राण याद रखना है, अल्प प्राण नहीं याद रखना है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण में आपको महाप्राण सिर्फ याद रखना है, अल्प प्राण याद नहीं रखना है। अच्छा, महाप्राण में क्या क्या याद रखना है? दूसरा और चौथा कालम तथा उष्म व्यंजन। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये देखिए यहाँ पे कट किया गया है, ये कट हुआ है, तो यहाँ पे ये बीच वाली लाइन कट हुआ है, इसे आप भूल जाएंगे। ये दूसरा और चौथा जो कालम है ये महाप्राण, और जो उष्म व्यंजन मैं आपको बताया था स और ह, यानी कि ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ये कंठ ह। ठीक है, ये चारों उष्म व्यंजन और दूसरा और चौथा कालम ये महाप्राण होते हैं, या इसी को बोल सकते हैं कि सम कालम, जो सम संख्या पे आते हैं कालम, यानी कि दूसरा और चौथा और उष्म व्यंजन ये महाप्राण होते हैं। शेष क्या होते हैं? शेष वर्णमाला के सभी स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि अघोष में, अघोष सघोष में, अघोष में याद रखना है सिर्फ अघोष सघोष में सिर्फ अघोष याद रखेंगे, पहला दूसरा तीनों स, बाकी सभी सघोष। महाप्राण अल्पप्राण में आपको महाप्राण याद रखना है, दूसरा कालम, चौथा कालम और उसमें व्यंजन तीनों स। देखिए यहाँ पर भी तीनों स है, यहाँ पर भी तीनों स, सब बढ़ा तो यहाँ पे ह है। ठीक है,
तो इस तरह से दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन, बाकी सभी अल्पप्राण। ठीक है, अगला पॉइंट नोट डाउन करेंगे। अगला पॉइंट हमारा संयुक्त व्यंजन। देखिए, मैंने ऊपर आपसे बोला था कि जहाँ पे मैं बताया कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, वहाँ पे मैंने चर्चा की थी कि संयुक्त व्यंजन भी हम आगे देखने वाले हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कि दो व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यानी कि दो व्यंजन जहाँ पे मिल रहे हैं आपस में, तो वहाँ पे क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, और शुरू में हमने व्यंजन की परिभाषा में भी देखा था कि वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या दो व्यंजनों के आपस में मिलने से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही है कि दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं। कौन कौन होते हैं, छतरी वाला 6 होता है, किस वर्ड से मिलकर बना होता है, क और पेट फटा स। याद रखें कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इसको तोड़ने पे जो दो वर्ड बनते हैं, इनमें पहला वर्ड हलंत के साथ होता है। इस पॉइंट को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा कि संयुक्त व्यंजन को तोड़ने पे जो पहला व्यंजन बनता है वो हलंत होता है और बाद का व्यंजन पूर्ण होता है। ठीक है, तो 6 व्यंजन क और पेट फटा 6 से मिलकर बना। त्र किससे मिलकर बना, त से हलंत त प्लस रथ वाला र। ज्ञ किससे बना, हलंत ज और अंग से मिलकर बना। और स्र जो है वो तालव्य स, हलंत तालव्य स प्लस र से मिलकर बना। तो इनको आपको नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है और मैक्सिमम चांस है यहाँ से सवाल बनने का। ठीक है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अनुस्वार, अनुनासिक, निरनुनासिक, विसर्ग और हलंत। ठीक है, इनके बारे में हम समझने वाले। अनुनासिक क्या होते हैं, इनको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण मुख एवं नाक दोनों से होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो अनुनासिक क्या होता है, इसे चंद्रबिंदु भी बोलते हैं और इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर तद्भव शब्दों में किया जाता है, जैसे आँख, ऊँट, चाँद। ये पॉइंट आप जब मैं आपको तद्भव तत्सम बताऊंगा तो वहाँ पे मैं इसकी चर्चा जरूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अनुनासिक को चंद्रबिंदु कहते हैं। इसका उच्चारण मुख नाक दोनों से होता है और इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ होता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है। ठीक है, अगला है अनुस्वार। क्या है अगला, अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं, इसको अंक की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, हमारे आम बोलचाल की भाषा में अंक की मात्रा बोलते हैं। इसका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। अनुनासिक का मुख नाक दोनों से किया जाता था, लेकिन अनुस्वार का केवल नाक से होता है। ठीक है, अनुस्वार का केवल नाक से होता है। इसका अधिकतर प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, सीधा अपोजिट है इसका। यहाँ पे देखिए, ऐसे आप देख सकते हैं कि इसको मुख नाक दोनों से, यहाँ पे देखिए लाइन तो दोनों में है, किसी वर्ड के ऊपर ही दोनों लगेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रबिंदु में चांद भी है, बिंदु भी है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं मुख नाक दोनों से। देखिए यहाँ पॉइंट को देखिए, यहाँ पॉइंट देखिए, चंद्रबिंदु में क्या होता है, चांद भी होता है, बिंदु होता है, यानी दो चीज़ें हैं, यानी मुख नाक दोनों से। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। और यहाँ पे देखेंगे सिर्फ बिंदु है, यानी एक से सिर्फ नाक से उच्चारण होता है। ठीक है, अधिकतर प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे कंकड़, चंचल, कंटक। ठीक है, आंगन। ठीक है, ऐसे शब्दों में इसका प्रयोग होता है अनुस्वार का। निरनुनासिक क्या होता है कि जिसमें केवल मुख से बोले जाने वाले शब्दों के निरनुनासिक वर्ड कहते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि जिनके उच्चारण सिर्फ मुख का प्रयोग हो। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नाक का हो रहा है, यहाँ पे नाक का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नी मतलब क्या होता है, नी मतलब नकारात्मक शब्द हो जाता है। अनुनासिक मतलब अनु मतलब होता है अनुसरण करना, नासिक मतलब नाक का, यानी कि ऐसे शब्द जिनके बोलने में, उच्चारण करने में नाक का अनुसरण न किए जाए, अनुनासिक बोल देते हैं, केवल मुख से बोले जाने वाले शब्दों को। ठीक है, जैसे इधर, उधर, अगर, मगर, डगर, ये शब्द क्या होते हैं, इसमें नाक का कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इन्हें निरनुनासिक कहते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। विसर्ग क्या होता है कि इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग प्रायः स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि जो हमारा अनुस्वार था उसका भी प्रयोग तत्सम शब्दों में, और जो विसर्ग है उसका भी तत्सम शब्दों में। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि प्रातः, राम, ये शब्द कैसे हैं? देखिए लास्ट में क्या लगा है? विसर्ग चिन्ह लगा है। ठीक है, आगे है हलंत। ये क्या होता है? जब व्यंजनों का प्रयोग बिना स्वर के किया जाता है तब व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत यानी तिरछी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हीं तिरछी रेखाओं को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। हलंत का मतलब होता है कि बिना स्वर की सहायता वाले वर्ण, यानी देखिए क में कोई स्वर नहीं, ख में कोई स्वर, जिनके नीचे हलंत लगे उनमें कोई किसी स्वर की सहायता नहीं ली गई है। ठीक है, तो वो हलंत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।